हाय स्टूडेंट्स, दिस इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग साइंस विद वीएस। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है मैंने पहले ही बना दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे जो है आपको वहाँ उन दोनों पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से उन दोनों पार्ट्स को वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप वो दोनों पार्ट देख लीजिएगा तो आज का ये पार्ट जो है बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आज के पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं किसका? ट्रेंड्स एंड वेरिएशंस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स और वेरिएशंस दोनों का मतलब ट्रेंड्स और वेरिएशन एक ही चीज होती हैं। जो हम लोगों ने पिछला वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जाना था तो हमने उसके बहुत सारे फीचर्स को एनालाइज किया था कि इतने सारे फीचर्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तभी उसको जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है ना। बहुत सारे उसमें फीचर्स थे, तो वो फीचर्स खत्म नहीं हुए हैं अभी तक। अभी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी ट्रेंड्स हैं जो हमको यहाँ पे पढ़नी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मतलब वेरिएशन है, मतलब जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड में आगे बढ़ते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो क्या वेरिएशन होता है प्रॉपर्टीज में, और जब उसमें हम टॉप टू बॉटम आते हैं, मतलब एक ग्रुप में जब हम नीचे की ओर आते हैं तो क्या वेरिएशंस होता है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो यहाँ लिखी हुई हैं। नंबर ऑफ सेल्स के बारे में सबसे पहले, ठीक है, कितना सेल्स होता है अगर हम पीरियड में आगे बढ़ें, ग्रुप्स में नीचे जाएं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड रिएक्टिविटी, इन सभी चीज़ों का हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इन प्रॉपर्टीज़ का जो वेरिएशन हम यहाँ देख रहे हैं, जो आपको यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ देख रही हैं, इन प्रॉपर्टीज़ का वेरिएशन हमको दो तरह से पढ़ना है। एक टॉप टू बॉटम, जब हम जो आपके एक पीरियड में एक ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो, और एक है लेफ्ट टू राइट वेरिएशन। लेफ्ट टू राइट मतलब एक पीरियड में हम आगे बढ़ते हैं तो वेरिएशंस कैसे मिलते हैं ये पढ़ना है हमको। तो जो टॉप टू बॉटम हम जब जाते हैं तो उसको हम डाउन द ग्रुप बोलते हैं, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे टॉप टू बॉटम, तो उसको क्या बोलते हैं? डाउन द ग्रुप, क्योंकि एक ही ग्रुप में हम नीचे बढ़ रहे हैं। और जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसका मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? अक्रॉस द पीरियड, क्योंकि हम एक ही पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टॉप टू बॉटम के जो वेरिएशंस हैं, यानी डाउन द ग्रुप के जो वेरिएशंस हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इन वेरिएशंस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमको क्या करना होगा? एक ग्रुप को, किसी भी एक ग्रुप को उठा के आप पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि डाउन द ग्रुप, ठीक है, या टॉप टू बॉटम कहिए, उसमें क्या वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो हमने यहाँ दो ग्रुप ले लिया, एक ग्रुप 1 लिया है, ठीक है, और ये ग्रुप 17 लिया है। तो वही एलिमेंट्स लिए हैं हमने जो एलिमेंट्स हमको सिलेबस में है। सिलेबस में हमारे पास 20 एलिमेंट्स हैं, उन्हीं 20 एलिमेंट्स को हमने यहाँ लिया है। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 17 यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है, नंबर ऑफ सेल के बारे में बोल रहा है ना। नंबर ऑफ सेल्स, जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स में क्या होगा? तो आप इजीली देख सकते हैं यहाँ, ठीक है, ये पहला एलिमेंट है टॉप टू बॉटम में, हाइड्रोजन। अगर हम फर्स्ट ग्रुप का बात करें, फर्स्ट ग्रुप में पहला हाइड्रोजन है। इसका अगर हम सेल का बात करें तो एक सेल प्रेजेंट है इसके पास। सेल मतलब ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, उसी को हम सेल बोलते हैं। तो इसके पास सिर्फ एक ही सेल है। अगर हम नीचे आए, लिथियम के पास कितने सेल हैं? 2 सेल्स हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2 1 है, इसी से समझ में आ रहा है 2 सेल है। अगर आप सोडियम को देखें तो सोडियम का 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इसके पास कितने सेल्स हैं? 3 सेल्स हैं। इसके बाद 4 सेल्स हैं, है ना। अगर ये ग्रुप 17 में भी देखें तो फ्लोरीन के पास 2 सेल्स हैं, उसके नीचे वाला क्लोरीन के पास 3 सेल्स हैं। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब हम टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं किसी ग्रुप में, हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ सेल्स के बारे में। दूसरा कैरेक्टर है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे 1 है ना, 1 ही एक ही इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट में, सबसे लास्ट वाले सेल में प्रेजेंट होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम का बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 अंदर वाले में है, 1 बाहर वाले में है, एक ही है ना।
एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का भी बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, यानी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। पोटेशियम में भी एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, यानी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। अगर ग्रुप 17 में देखिए तो फ्लोरीन में जो आपके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही क्लोरीन में भी 7 है। मतलब कि ग्रुप में जब हम नीचे जा रहे हैं, जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमेन सेम, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो यहीं से आपको वैलेंसी भी पता लग जाएगा, है ना। वैलेंसी वहां नहीं लिखा हुआ है, वैलेंसी भी देख लेते हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम का बात करें तो वैलेंसी में क्या चेंज आएगा, तो वैलेंसी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो अगर सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेम है, सभी का एक ही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें देखो तो सभी में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है, तो वैलेंसी भी क्या होगा, सेम रहेगा। वैलेंसी टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगा, रिमेन सेम, ठीक है। इसके बाद जब हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट तो पता लग जाएगा। पर वैलेंसी का अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि वैलेंसी पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो अगर हम थर्ड कैरेक्टर देखें, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या हुआ कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का दूरी। तो अभी हम टॉप टू बॉटम का बात कर रहे हैं, तो आप इजिली देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये छोटा है, ये बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, देखने से ही पता लग रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है ना। एक सेल था, ठीक है, तो छोटा था, दूसरा सेल आ गया तो और बड़ा हो गया, तीसरा सेल आ गया तो और बड़ा हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं ग्रुप में नीचे जाने पर। यहाँ का बात करें, यहाँ का बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं ग्रुप में जब हम नीचे जा रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है। तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का मीनिंग पहले समझना होगा। मेटेलिक कैरेक्टर यानी मेटेलिक बिहेवियर, मेटल्स जैसा कैरेक्टर। मेटल्स जैसा कैरेक्टर कब होता है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना। इलेक्ट्रॉन अगर कोई एलिमेंट लूज करेगा तो उसी को क्या बोलेंगे, वो मेटल बोलेंगे। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा उसमें उतना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर है, यही कहने का मीनिंग है। तो अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में देखिए कितना कम गैप है ना, बहुत नज़दीक है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को हेल्ड करके रखा है बहुत ही टाइटली। तो अगर टाइटली हेल्ड करके रखा है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आसानी से, नहीं करेगा। लिथियम को देखिए, लिथियम में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया है ना, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया। यहाँ पे डिस्टेंस कम था, यहाँ बढ़ गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा लूज हो गया। मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं करेगा, पर ये थोड़ा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। इसके कंपैरेटिवली ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अगर हम सोडियम का बात करें तो डिस्टेंस और बढ़ गया, यानी और जल्दी ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। पोटेशियम का बात करें तो पोटेशियम और जल्दी लूज करेगा, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस है वो क्या है, पोटेशियम से के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से काफ़ी दूर है ना। तो आप यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि जो आपका डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वो बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो एलिमेंट है वो आसानी से लूज कर सकता है डिस्टेंस बढ़ने के कारण। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, है ना। तो अगला जो है हमारे पास वो है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो कंफर्म है कि डिक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है ना। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मीनिंग तो यही है कि उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा जल्दी से तो ज़्यादा अच्छा नॉन मेटल, जिसको टाइम लगेगा गेन करने में उसको वो क्या होगा, वो अच्छा नॉन मेटल नहीं होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वहाँ डिक्रीज हो गया, ये कह सकते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन को देखें, अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दें तो क्योंकि ये जो आपका न्यूक्लियस है वो इतना नज़दीक है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को हेल्ड कर सकता है, पकड़ सकता है ना। अगर हम इसके पास इसका बात करें तो थोड़ा सा दूर हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को हेल्ड करने में मतलब गेन करने में उसको प्रॉब्लम होगा। फिर यहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर हम ग्रुप 17 को देखें, ग्रुप 17 में हमारे नॉन मेटल्स हैं,
तो अब इससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन और क्लोरीन, नन मेटल्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। अगर हम फ्लोरीन का बात करें तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अब बात ये है कि कौन आसानी से गेन करेगा, फ्लोरीन या क्लोरीन। तो अगर आप डिस्टेंस देखें ऑर्बिट का, तो डिस्टेंस क्या है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में यहाँ डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इन दोनों के बीच में ज़्यादा है। ज़्यादा मजबूती से फ्लोरीन की न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करके रखा है अपनी तरफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट को, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी जो आएगा उसको वो आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा, जबकि इसको प्रॉब्लम होगा, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अट्रैक्ट करने में। तो यहाँ पे आसानी से हो गया, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, और नीचे जाएंगे तो और क्रिएट होगा प्रॉब्लम। से आपको समझ में क्या आ रहा है, हमको समझ में ये आ रहा है कि जो नॉन मेटलिक कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है डाउन द ऑर्डर, यानी कि क्या हुआ, ये डिक्रीज हो रहा है नॉन मेटलिक कैरेक्टर। अब हम अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे पहले होता क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी होता है जितना एनर्जी हमको प्रोवाइड करना होता है टू द एटम टू लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए जो एनर्जी हमको प्रोवाइड करना होता है, अलग से प्रोवाइड करना होता है, आप कह सकते हैं उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, या आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी एक ही चीज है। तो अगर हम यहां देखें तो अब आप फिर से सेम कंडीशन है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन लूज करने का, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा, है ना। मतलब जैसे अगर हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका, वो दोनों बहुत नजदीक हैं। बहुत नजदीक होने के कारण न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करके रखा है, एकदम पकड़ के रखा है। अब क्या होगा, क्यों आसानी से इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा नहीं, उसको हमको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर लिथियम में कहें तो लिथियम में थोड़ा कम एनर्जी देना होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, वो थोड़ा दूर है। अगर डिस्टेंस दूर ज्यादा है तो थोड़ा सा एनर्जी, मतलब इससे थोड़ा कम एनर्जी में ही वो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। सोडियम में डिस्टेंस और कम है, डिस्टेंस और ज्यादा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो और कम है, सॉरी और ज्यादा है। तो ये जो डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस ज्यादा जितना होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब हमको उतना कम एनर्जी देना होगा। तो यहाँ पे हमको और थोड़ा कम एनर्जी देना होगा, तो जाके ये क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन का बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए बहुत दूर है न्यूक्लियस से, तो यहाँ पे शायद एनर्जी देना भी नहीं पड़ जाए और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, लूज कर जाए। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ ज्यादा एनर्जी देना पड़ा, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ और कम, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, घटेगा, जब हम कहां से जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे या फिर डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत, ठीक है, मतलब वही बात आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला बात, कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का चाहत रखता है ना, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो अगर जो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जो ज्यादा आसानी से गेन कौन करेगा, जिसका न्यूक्लियस नजदीक होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, है ना। जितना नजदीक होगा न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रो एफिनिटी उसका ज्यादा होगा, उतना ही उसमें नॉन मेटलिक कैरेक्टर होगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन आसानी से गेन कर सकता है, या इन दोनों से कंसीडर करते हैं, है ना। यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले एलिमेंट्स है। तो फ्लोरीन क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसको इसका न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसका जो डिस्टेंस है वो कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन, है ना। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर जाएगा। क्लोरीन को थोड़ा सा ज्यादा लगेगा टाइम, या कह सकते हैं थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट वो थोड़ा ज्यादा है। तो आप क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन का चाहत भी जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो वो भी क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, है ना, घटेगा, सिंपल सा बात है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वही चीज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि वो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो सेम चीज आप इसको इन दोनों को समझ सकते हैं,
सेम रीजन दोनों में लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मतलब कि पहला अगर हम सेल का बात करें, पहले पीरियड का बात करें, तो फर्स्ट पीरियड में जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसका जो बीच का दूरी है, डिस्टेंस है, वो कम है, जिसके कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। और हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो वो डिस्टेंस बढ़ते जाता है और उसके कारण क्या बढ़ता है, घटता है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने के कारण जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी घट जाएगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी वही चीज लिखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगा। ठीक है, अब हम अगर रिएक्टिविटी का बात करें तो रिएक्टिविटी देखिए, तो रिएक्टिविटी के केस में ना हमको दो चीजें बनानी होंगी, मतलब दो अलग अलग कॉलम बनाना होगा, दोनों को अगर आप समझें तो। ठीक है, तो रिएक्टिविटी का दो अलग अलग कॉलम हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के केस में टॉप टू बॉटम जाने पे रिएक्टिविटी अलग अलग तरह का बिहेवियर शो करेगा। मतलब मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से लूज करेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। तो अभी तक जो हमने देखा वीडियो में, हम क्या देख रहे हैं कि जो पोटेशियम है यहाँ वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और हाइड्रोजन को काफी मेहनत करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। तो यानी कि जो आपका रिएक्टिविटी है मेटल्स के केस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो रिएक्टिविटी इन द केस ऑफ मेटल्स हम कह सकते हैं क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मेटल्स के केस में इंक्रीज करेगा जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, या हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाएंगे। पर अगर हम नॉन मेटल्स का बात करें, फ्लोरीन और क्लोरीन का, तो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि फ्लोरीन जो है, क्योंकि नॉन मेटल्स का जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड किस पे करता है, यहां पे तो डिपेंड कर रहा है कि कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब नॉन मेटल्स जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव, यानी फ्लोरीन अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे, अभी तक पूरे वीडियो में हमने देखा कि फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्लोरीन को थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके नीचे वाला अगर कोई होगा एलिमेंट तो उसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो गेनिंग कैपेसिटी है वो कम हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब नॉन मेटलिक कैरेक्टर घट रहा है। नॉन मेटलिक कैरेक्टर घटने के कारण नॉन मेटल्स का रिएक्टिविटी भी घट रहा है। तो अगर हम टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी का बात करें तो वहां पे हमारे पास दो केसेस हैं, मेटल्स में वो इंक्रीज करेगा, नॉन मेटल्स में वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हमने टॉप टू बॉटम जो है पूरा फिनिश कर लिया। तो अब हम लोग बात करेंगे उन्हीं ट्रेंड्स और वेरिएशंस का, उन्हीं प्रॉपर्टीज का, जब हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, उस केस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नंबर ऑफ सेल। ठीक है, तो इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को एनालाइज करने के लिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या जिसको हम अक्रॉस द पीरियड भी बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को एनालाइज करने के लिए हमने थर्ड पीरियड लिया है। ठीक है, थर्ड पीरियड काफी फैमिलियर है और इसमें मतलब कि काफी एलिमेंट्स हैं जिससे कि आप कंपेयर कर सकते हैं अच्छे से इन प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो थर्ड पीरियड से हम लोग कर रहे हैं कंपेयर। तो सब थर्ड पीरियड में क्या क्या आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, तो ये 8 एलिमेंट्स थर्ड पीरियड में हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ सेल्स का बात करें। नंबर ऑफ सेल्स मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके 3 ऑर्बिट्स हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281। मैग्नीशियम का 12 है, 282। एल्यूमिनियम का 283, इसका 284, 285, 286, 287, 288। तो हर केस में देखिए 3 ही ऑर्बिट हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ सेल्स का अगर हम बात करें इन द केस अक्रॉस द पीरियड जाते समय, लेफ्ट टू राइट जाते समय, तो वो क्या हुआ, वो सेम रह गया, रिमेन सेम। ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स सेम हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, इसका है 3, इसका है 4, इसका है 5, 6, 7, 8। यानी कि आपको क्या दिख रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, वो इंक्रीज कर रहा है इन द केस जब हम अक्रॉस द
अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम थर्ड अपना कैरेक्टरिस्टिक्स देखें एटॉमिक साइज, उससे पहले हम वैलेंसी देख लेते हैं। वैलेंसी यहाँ छूट गया है, वो भी प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है। तो वैलेंसी हमने टॉप टू बॉटम में देखा था कि सेम रह गया था, पर अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें तो लेफ्ट टू राइट, अब आप यहाँ पे अच्छे से आपको वैलेंसी को समझना होगा। वैलेंसी क्या होता है, सबसे पहले कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, है ना। आसान शब्दों में बोलें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। उस एलिमेंट का वैलेंसी वही होगा, किसी भी एलिमेंट का, जो जितना इलेक्ट्रॉन्स उसका पार्टिसिपेट करता है किसी कंपाउंड फॉर्मेशन में। तो अगर हम यहाँ सोडियम का बात करें तो सोडियम का वैलेंसी क्या है, 1 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्योंकि सोडियम का 2 8 1 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसको ऑक्टेट पूरा करना है तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स या तो वो गेन कर ले या एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। तो उसके लिए आसान क्या होगा, उसके लिए आसान होगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज करेगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। वैसे ही मैग्नीशियम के केस में देखिए, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, क्योंकि तो उसका 2 8 रह जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो स्टेबल होगा, यानी इसका वैलेंसी 3। अभी वैलेंसी बढ़ रहा है। अगर सिलिकॉन का बात करें तो सिलिकॉन या लूज करे या गेन करे या शेयर करे, तीनों में से कुछ भी करे तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन ही करने होंगे, क्योंकि 4 उसके पास हैं पहले से, तो मतलब इसका वैलेंसी क्या हो गया, 4 हो गया। अगर हम फॉस्फोरस का बात करें तो यहाँ पे पलट जाएगा केस। केस क्या हुआ यहाँ पे, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेना है या 5 लूज करना है। तो ईजी इसके लिए क्या है, इसके लिए ईजी है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वैलेंसी क्या होगा, 3 होगा। अब इस केस में आपका वैलेंसी क्या हो गया, घट गया, 4 से 3 हो रहा है। अगर यहां देखें तो इसके पास भी वही सेम प्रॉपर्टी है कि अगर ये या तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए या 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो ये हो जाएगा स्टेबल। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, यानी इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है स्टेबल होने के लिए। आर्गन का बात करें तो ये इनर्ट गैस है, नॉबल गैस है, इसका वैलेंसी 0 होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वैलेंसी पहले बढ़ा, है ना, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, वैलेंसी बढ़ा, फिर क्या हो गया, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ, फिर वो वैलेंसी घट गया, है ना। वैलेंसी बढ़ा फिर घटा, यानी कि यहाँ पे हमको लिखना होगा कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो वैलेंसी पहले 1 to 4 बढ़ेगा, ठीक है, फिर क्या होगा 4 to 0 डिक्रीज होगा वैलेंसी का अगर हम बात करें। इसके बाद अगर हम अगला प्रॉपर्टी का बात करें तो वो है एटॉमिक साइज, ठीक है। तो एटॉमिक साइज को आपको एकदम समझने वाला चीज है, थोड़ा सा आप समझिए। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपके पास ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप देखिए कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है, 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है सोडियम के न्यूक्लियस में। अगर हम इसका बात करें, क्लोरीन का बात करते हैं, क्लोरीन का ये न्यूक्लियस हो गया मान लीजिए, इसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अगले वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अगर हम इन दोनों को देखें, देखिए आपको समझ में क्या आ रहा है कि यहाँ पे 8 प्रोटॉन्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसको इस 11 प्रोटॉन वाले को इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पकड़ के रखना है, ठीक है। तो ये जो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, वो होगा काफी कम एज कंपेयर टू दिस। क्यों, क्योंकि इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, वो ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम है, 11 प्रोटॉन ही है, 17 प्रोटॉन है, ऑर्बिट सेम है, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे ऑर्बिट है। तो अगर 11 प्रोटॉन को अट्रैक्ट करना हो किसी चीज को और 17 प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करना हो किसी चीज को, तो 17 वाला ज्यादा मजबूती से अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा मजबूती से अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो आपका ऑर्बिट है लास्ट वाला, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा अंदर की तरफ, यानी कि जो साइज है वो घट जाएगा एटम का। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो साइज है
उस क्लोरीन तक आने तक वो क्या होगा, वो साइज घट जाएगा, वो साइज घट जाएगा, यानी कि एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है जब हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं। अगर हम फिर मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर भी इसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, न्यूक्लियर चार्ज पे। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है द चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उनका चार्ज, इस पे पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्यों, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। मेटेलिक कैरेक्टर यानी कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। इसका जो बाउंडेशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो कम है, ठीक है, कम फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। पर अगर हम इसका क्लोरीन का बात करें तो यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, तो इसको लूज करने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इसके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियस है, उन सातों इलेक्ट्रॉन्स को एकदम टाइटली हेल्ड करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। तो इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर का अगर बात करें तो भी डिक्रीज होगा फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का बात करें तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी देख लीजिए। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन्स कौन आसानी से गेन करेगा, तो फिर सेम चीज है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा है, किसके किसके बीच में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करेगा, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही ना इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा सकता है। यहाँ पे कम है तो ये गेन नहीं करेगा, ये तो लूज करता है। तो यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे नहीं था और यहाँ पे आ गया, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ऐसे भी अगर हम बात करें इसका, किसका बात करें, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर यहाँ इंक्रीज कर रहा था तो ये डिक्रीज कर रहा था, ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करेगा, सिंपल है। इसके बाद आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बिल्कुल इसी पे डिपेंड कर रहा है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी कैसे इस पे डिपेंड कर रहा है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, जो एनर्जी हमको प्रोवाइड करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाइटली बाउंडेड है, मतलब उतना ज्यादा फोर्स के साथ बाउंडेड नहीं है, क्योंकि 11 प्रोटॉन्स ही हैं। पर यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बॉन्डेड हैं। तो इस रीजन से क्या होगा, यहाँ पे हमको कम एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है एनर्जी सप्लाई भी ना करना पड़े और इलेक्ट्रॉन वो लूज कर जाए, पर इसका इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ नहीं करना से बहुत ज्यादा करना, यानी कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पे डिपेंड करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो चाहत है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, सिंपल है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगा। लास्ट अगर हम रिएक्टिविटी का बात करें तो देखिए रिएक्टिविटी जो है कंप्लीटली डिपेंड करता है उसके वैलेंसी पे। अभी हमने वैलेंसी के बारे में देखा कि जितना कम वैलेंसी होगा, मतलब आप कह सकते हैं कि वैलेंसी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी। वैलेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी। वैलेंसी जितना कम वो उतना ज्यादा रिएक्टिव। एक्सेप्शंस हैं नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस नहीं हम यहाँ पे दे रहे हैं क्योंकि नोबल गैसेस का वैलेंसी 0 होता है, तब ऐसा नहीं है कि नोबल गैसेस सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। नोबल गैसेस को छोड़ के 1 से अगर हम 4 तक जाएं, 1 वैलेंसी 1 2 3 4 तक जाएं, अगर वैलेंसी का बात करें तो जिसका वैलेंसी जितना कम वो उतना ज्यादा रिएक्टिव। तो अभी हमने वैलेंसी क्या देखा था, इसका 1 था, इसका 2 था, इसका 3 था, इसका 4 था। इसके बाद फिर 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। यानी कि पहले वैलेंसी बढ़ा फिर वैलेंसी घटा, यही हमने लिखा है। पहले इंक्रीज करता है 1 to 4 और फिर डिक्रीज करता है 4 to 0। तो इस रीजन से इसका अपोजिट होगा रिएक्टिविटी, है ना। वैलेंसी बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी घटेगा, वैलेंसी घटेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा। करें तो जो रिएक्टिविटी है अगर हम यहाँ लिखें तो क्या होगा, फर्स्ट डिक्रीजेस, ठीक है। पहले क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कहां तक डिक्रीज करेगा, जब तक उसको 4 वैलेंसी ना मिल जाए। सोडियम के पास, सोडियम का वैलेंसी 1 है। अगर हम यहाँ पे थर्ड पीरियड का बात करें तो यहाँ से सिलिकॉन तक रिएक्टिविटी घटते रहेगा
और जैसे ही फॉस्फोरस आएगा तो रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा, देन इंक्रीजेस, तब बढ़ेगा कहां तक, 1 वैलेंसी तक, ठीक है, जब तक वैलेंसी 1 ना हो। 0 वाले का तो रिएक्टिविटी 0 होता है। तो यहां पे जो है हमने ट्रेंड्स एंड वेरिएशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फिनिश कर लिया। तो ये लास्ट टॉपिक था आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप आपके सारे डाउट्स इस चैप्टर से रिलेटेड खत्म हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी डाउट्स हैं या कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, तो आप सब कुछ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।